Hello everyone, welcome back to my channel A to Z IAS. I am Dr. Riddhi and I am here with the second video of art and culture series that is about the Mauryan art and architecture. तो पिछले लेक्चर में हमने हड़प्पन आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम मौर्यन पीरियड में किस तरह की आर्ट थी, किस तरह का आर्किटेक्चर था, उसके बारे में बात करेंगे। लेक्चर चालू करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक लिए हैं उन सब की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आपको हैंड टू हैंड सारी पीडीएफ वहाँ मिलती जाएंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। With the advent of Buddhism and Jainism, which were the part of Shraman tradition, in 4th century BCE, the religious and social scenario of Gangetic Valley began to undergo changes. तो जैसे ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का एडवेंट हुआ, मतलब वो आने एकदम स्टार्ट हुआ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जो कि श्रमण ट्रेडिशन के पार्ट थे, 4th सेंचुरी BCE में आने चालू हुए, तो उस वजह से जो गैंजेटिक वैली थी वहाँ का एकदम रिलीजियस और सोशल सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि दोनों रिलीजन्स जो थे वो वर्ण और जाति सिस्टम जो था वैदिक एज में उसके अगेंस्ट थे, बुद्धिज्म भी और जैनिज्म भी। तो ये दोनों में सिमिलैरिटीज है। द बोथ वर अगेंस्ट द वर्णा सिस्टम एज वेल एज द जाति सिस्टम विच वॉज प्रिवलेंट इन द वैदिक एज। इसीलिए इन्हें जो क्षत्रिय रूलर्स हैं उनका ज़्यादा सपोर्ट मिला बुद्धिज्म और जैनिज्म को। दे गेन द पैट्रनेज ऑफ द क्षत्रिय रूलर्स हु हैड ग्रोन वेरी ऑफ ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, क्योंकि उन्हें ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी से सरदर्द होने लगा था। उन्हें वो बिल्कुल उसको नापसंद करने लगे थे, उन्हें लगने लगा था ये बेकार की चीज़ें हैं वर्णा और जाति। तो इसीलिए ये जो सिस्टम आया बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसको उन्होंने बढ़ावा दिया। एज द मौर्याज एस्टेब्लिश देयर पावर, एक क्लियर डिमार्क, जैसे ही मौर्याज आए पावर में तो एक क्लियर डिमार्केशन दिखा हमें आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर का जो उनके अंडर में डेवलप हुआ था। ठीक है, तो मॉडर्न आर्ट को हम दो मेन आर्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली है कोर्ट आर्ट, जिसे हम कोर्ट इनिशिएटिव भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, पैलेसेस, पिलर्स और स्तूपा। ये कोर्ट आर्ट के अंदर आते हैं। दूसरा पार्ट है पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट मतलब इंडिविजुअल इनिशिएटिव, ठीक है ना, किसी भी इंडिविजुअल ने कोई इनिशिएटिव लिया, कुछ चीज बनाई, तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव, जिसके अंदर भी 3 पार्ट आते हैं, केव्स, पॉटरी एंड स्कल्पचर। अब सबसे पहले हम कोर्ट आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। So the Mauryan rulers, they commissioned a large number of architectural works for political as well as religious reason। तो जो मौर्यन रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर वर्क्स जो हैं आर्किटेक्चरल वर्क्स को कमीशन किया था, पॉलिटिकल वर्क के लिए भी और रिलीजियस वर्क के लिए भी। और इन वर्क्स को हम बोलते थे कोर्ट आर्ट। ठीक है, जो उन्होंने अपने मतलब मॉडर्न रूलर्स ने कमीशन किए थे उन्हें बोलते हैं कोर्ट आर्ट, जिसमें सबसे पहले आता है पैलेसेस। 3 है, पैलेसेस, पिलर्स और स्तूपास, PPS। तो पहले आएगा पैलेसेस। सो द मौर्यन एम्पायर वाज द फर्स्ट पावरफुल एम्पायर टू कम टू पावर इन इंडिया। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो मौर्यन एम्पायर था वो फर्स्ट पावरफुल एम्पायर था इंडिया में जो आया था। इट वॉज द फर्स्ट पावरफुल एम्पायर टू कम टू पावर इन इंडिया। कैपिटल जो थी उनकी वो थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार में है, तो पाटलिपुत्र में मौर्यंस की कैपिटल थी। एंड द पैलेसेस एट कुमराहर वर क्रिएटेड टू रिफ्लेक्ट द स्प्लेंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। कुमराहर करके एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पैलेसेस जो हैं वो इस्टेब्लिश किए थे, जिससे वो मौर्यन एम्पायर की जो स्प्लेंडरनेस है उसको दिखा सकते थे। मतलब वो कितने पावरफुल हैं और कितने रईस टाइप है, मतलब अपनी रईसाई एक तरह से दिखाने के लिए उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे पैलेसेस जो हैं इस्टेब्लिश किए थे। कुमराहर करके एक जगह है वहाँ पे। द पैलेसेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज इंस्पायर्ड बाय द आर्किमेनिड पैलेसेस एट प्रेसिपोलिस इन ईरान। तो ईरान में एक जगह है प्रेसिपोलिस, वहाँ पे जो आर्किमेनिड स्ट्रक्चर थे, आर्किमेनिड पैलेसेस थे, उनसे इंस्पायर था पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त। जो आर्किमेनिड पैलेस है वो क्या है, पारसीज ने बनाए थे। ठीक है, सॉरी पारसीज नहीं, पर्शियंस ने जो आर्किटेक्चर से अपने बनाए थे उन्हें आर्किमेनिड या आर्किमेनिड पैलेसेस बोलते हैं। देन वुड वॉज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटीरियल। तो इसमें कौन सा मटीरियल यूज होता था, वुड, लकड़ी यूज होती थी मेनली। एंड मेगास्थनीज डिस्क्राइब द पैलेस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड। तो जो मेगास्थनीज थे, जो कि ट्रैवलर थे, ग्रीक से आए थे, उन्होंने इस पैलेस को एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड बोला था, पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त के। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो फर्स्ट रूलर थे
ये ध्यान रखना है आपको। मौर्यन डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। ऐसे ही अशोका पैलेस बना था कुमराहर में। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। इट हैड अ हाई सेंट्रल पिलर एंड वाज अ 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर। ये भी वुड का ही बना हुआ है। ये 3 मंजिला स्ट्रक्चर है और एक बीच में एक हाई सेंट्रल पिलर बना हुआ है। इसमें बीच में एक पिलर है। द पैलेस वॉल्स वर डेकोरेटेड विद कार्विंग्स एंड स्कल्पचर। ऑब्वियसली उसकी वॉल्स को तो डेकोरेट करना ही था, कार्विंग से, स्कल्पचर से, वे ऑल डेकोरेट हो रखी हैं। तो ये 2 पैलेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलेस ऑफ चंद्रगुप्ता एंड अशोकाज पैलेस एट कुमराहर। दोनों ही वुड के बने हुए हैं, ये बात ध्यान रखने की। स्टोन या सब के नहीं बने हुए हैं, इट इज मेड अप ऑफ wood. Then comes the next part, that is pillars. So during the time of Ashoka, the inscription of pillars as a symbol of the state or to commemorate the battle victories assumed a great significance. तो जो पिलर्स का कल्चर आया है एक तरह से वो अशोका के टाइम से आया है। तो जो अशोका थे, जो ग्रेट रूलर माना जाता है जिन्हें, उन्होंने काफी सारे पिलर्स बनवाए थे, उन पे इंस्क्रिप्शंस करवाए थे उन्होंने। तो जो इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या है, या तो किसी स्टेट के ऐसे कोई रूल्स वगैरह बताने होते थे तो वो भी इंस्क्राइब होते थे, या फिर कोई बैटल उन्होंने जीती है उसकी विक्ट्री का कोमेमोरेट करना है, याद करने हैं, उसके लिए भी उन्होंने इंस्क्रिप्शन बनाए। तो उस समय बहुत ज्यादा जो है पिलर्स का चलन बढ़ गया था। देन ऑन एन एवरेज ऑफ 40 फीट हाई द पिलर्स वर यूजुअली मेड ऑफ। अब 40 फीट हाई होते थे, एवरेज जो उनकी हाइट होती थी 40 फीट होती थी। चूनर सैंडस्टोन के बनते थे वो। चूनर सैंडस्टोन, चूनर करके एक जगह है, वहां से सैंडस्टोन लाया जाता था, इसलिए चूनर सैंडस्टोन के बनते थे ये जो पिलर्स बनाते थे वो। एंड द पिलर कंप्राइज ऑफ 4 पार्ट्स। और पिलर के जो हैं 4 पार्ट होते थे। एक लॉन्ग शैफ्ट होती थी विच फॉर्म द बेस एंड इट वॉज मेड अप ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन और मोनोलिथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की कि जो ये पिलर्स होते थे, सपोज करो ये एक जनरल पिलर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये शैफ्ट है जो बेस होता है, दिस इज द शैफ्ट। तो ये जो है शैफ्ट ये सिंगल पीस से बनती थी, एक ही पीस, मतलब जैसे इतना बड़ा पत्थर ले लिया, बस उसी को फिर घिस घिस के उसकी शेप ला दी गई, एक ही पीस से बनाया जाता था, मोनोलिथ से बनता था। ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए। ऑन द टॉप ऑफ इट ले द कैपिटल विच वॉज इधर लोटस शेप्ड और बेल शेप्ड। फिर इसके ऊपर जो है, जैसे ये शाफ्ट हो गया अपना, फिर उसके ऊपर कैपिटल लगाया जाता, उसको कैपिटल बोलते थे। या तो वो इन्वर्टेड लोटस होता था या इन्वर्टेड बेल होती थी, जैसे इसमें इन्वर्टेड लोटस है तो इट इज द कैपिटल, ठीक है। द बेल शेप्ड कैपिटल्स फॉर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ईरानियन पिलर्स। तो ये फ्लावर मतलब लोटस शेप्ड कैपिटल तो इंडिया का से ही इन्फ्लुएंस था, जबकि जो बेल शेप्ड पेटल्स थे, सॉरी बेल शेप्ड जो कैपिटल थी वो ईरानियन पिलर्स से इंस्पायर्ड थी। एंड इट वाज हाईली पॉलिश्ड एंड लस्ट्रस फिनिश। बहुत ही चमकती थी ये चीज़, बहुत ही फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी होती थी। अबव द कैपिटल देयर वाज अ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बेस नोन एज द एबेकस। अब ये जो है ये बेस होता था, रेक्टेंगुलर भी होता था और सर्कुलर भी होता था, कैसा भी बेस होता था, जिसको एबेकस बोलते थे। और उसके ऊपर फिर एक एनिमल फिगर होता था। तो ये 4 पार्ट्स होते थे जो भी पिलर्स अशोका के टाइम में बने उन सब के। और जरूरी नहीं है एक ही टाइप का उसमें एनिमल हो, कोई सा भी एनिमल हो सकता है। तो सबसे नीचे हो गई हमारी शैफ्ट, देन अबव इट इज कैपिटल, फिर उसके ऊपर आती है हमारी एबेकस और फिर उसके ऊपर आता है एनिमल फिगर। ये 4 पार्ट हुआ करते थे किसी भी पिलर के, जैसे कि लौरिया नंदनगढ़ पिलर था चंपारण में और सारनाथ पिलर था वाराणसी में। तो ये दोनों उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो द अबेकस एंड द एनिमल पार्ट ऑफ द सारनाथ पिलर फॉर्म्स द नेशनल एम्बलम। तो ये एनिमल फिगर एंड द एबेकस पार्ट इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ आवर नेशनल एम्बलम इन इंडिया। तो जो एबेकस था, सारनाथ पिलर पे जो एबेकस था उसमें 4 एनिमल्स दे रखे थे, अ गैलोपिंग हॉर्स, अ बुल, एन एलिफेंट एंड अ लायन, ठीक है ना। ये इसके पीछे होंगे और 2 पार्ट जो इसमें नहीं दिख रहे हैं। तो ये इट इज अ गैलोपिंग हॉर्स, इट इज अ बुल, देन एन एलिफेंट एंड अ लायन। और जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसमें 4 लायन हैं, 1 2 3 और एक पीछे की तरफ। इट वॉज बिल्ड इन द कमेमोरेशन ऑफ द फर्स्ट सरमन और द धर्म चक्र परिवर्तन। तो जो बुद्धा का धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, जो उन्होंने फर्स्ट सरमन लिया था, उसकी याद में बनवाया गया था सारनाथ पिलर, क्योंकि उन्होंने सारनाथ में पहला सरमन लिया था अपना। देन कम्स द स्तूपास, दैट इज द लास्ट ऑफ द कोर्ट आर्ट। सो द स्तूपास होते क्या हैं स्तूपास? दे आर द ब्यूरियल माउंट्स प्रिवेलेंट इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड। ब्यूरियल माउंट्स होते हैं यहाँ पे जो भी बुद्धिस्ट होते हैं, जो बुद्ध धर्म अपनाते हैं, जो बुद्ध के फॉलोअर बन जाते हैं, उनका बरियल माउंट्स होते थे। उनकी जो मतलब राख जो होती है उसे यहाँ पे बरी किया जाता था, ठीक है ना। इट इज अ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्यूनरल क्यूमुलस इन विच द रेलिक्स
एंड एशेज ऑफ द डेड वर केप्ट। तो रेलिक्स भी रखे जाते थे, उनसे रिलेटेड जो चीजें होती थी, और उनकी एशेज भी यहाँ रखी जाती। वैसे एक बात और है, ऐसा कहते हैं कि जो बुद्धा थे उनकी एशेज, जितने भी स्तूपास बने हुए हैं ना, उन सब में उनकी एशेज हैं। तो उनकी एशेज के इतने पार्ट किए गए थे कि सब स्तूपास में वो एशेज जा सके। तो उनकी एशेज के पार्ट हर स्तूपा में है। नाउ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका द आर्ट ऑफ स्तूपास रीच्ड क्लाइमेक्स। तो अशोका के टाइम पे पिलर्स भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस में आए और स्तूपास भी एकदम बिल्कुल क्लाइमैक्स पे आ गए थे। बहुत ज़्यादा स्तूपास उन्होंने स्टैब्लिश करवाए थे। 84,000 अगर हम माने तो ऑलमोस्ट 84,000 स्तूपास वर इरेक्टेड ड्यूरिंग हिज पीरियड। उन्होंने 84,000 स्तूपास बनवाए थे। ऑल्दो वैदिक ट्रेडिशन दे वर पॉपुलराइज्ड बाय द बुद्धिस्ट। हालांकि जो स्तूपास है वो वैदिक पीरियड से चला आ रहा है, टू द वैदिक ट्रेडिशन, बट इनको पॉपुलराइज बुद्धिस्ट ने किया। ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा 9 स्तूपास वर क्रिएटेड। अब बुद्धा की डेथ के बाद 9 स्तूपास बनाए गए थे। एज ऑफ देम हैड द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। उसमें से 8 में उनके रेलिक्स हैं उसकी मेधी पे, while the 9th had the pot in which the relics were originally kept। अभी मैं आपको उसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगी स्तूपा का। तो उसके जो मेधी पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसकी मेधी पे 9 थे टोटल जब बुद्धा की डेथ हुई जब। तो उनके में से जो 8 थे उन पे तो 8 में मेधी पे उनके रेलिक्स रखे हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उसकी मेधी पे रखी हुई है। और जो 9th स्तूपा था उसमें एक पॉट रखा है जिसमें जो वो सारे रेलिक्स हैं वो ओरिजिनली रखे गए थे। तो वो ओरिजिनल रेलिक वाला जो पॉट है वो एक स्तूपा में रखा गया है। अब बेसिक डायग्राम मैं बताती हूँ आपको। ये होता है एक स्तूपा, ठीक है। ये छत्रा होता है, ये यस्त्री होता है, ये डंडी हो गई, और ये छत्रा, ये हर्मिका होता है। देन ये स्तूपा का डोम है जिसे हम अंडा भी बोलते हैं क्योंकि इट इज एग शेप्ड, तो इसे अंडा भी बोलते हैं। ये अपर लेवल वॉकवे है, यहाँ से लोग आराम से यहाँ से चढ़ते हैं, डबल स्टेयरवे है, यहाँ से चढ़ के आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आराम से देख सकते हैं आप उस। ये ईस्ट साइड पे तो ईस्ट तोरण हो गया, वेस्ट साइड पे तो वेस्ट तोरण हो गया, ये साउथ तोरण हो गया, और उधर की साइड फिर नॉर्थ तोरण होगा। ये स्टोन फेंस लगती है, पूरी फेंस होती है। और ये जो द्वार होते थे इसके स्तूपास के द्वार बहुत ही ज्यादा एक तो डेकोरेटेड होते हैं और बहुत ही एकदम मतलब आलीशान टाइप जिसको हम बोलते हैं ना वो होते हैं। तो जो कोर होता है स्तूपा का, इट वॉज मेड अप ऑफ द अनबर्न्ट ब्रिक। तो जो मेन कोर होता है स्तूपा का वो अनबर्न्ट बिना जली हुई ईंट का बना हुआ होता है, जबकि जो आउटर सरफेस होता है इट इज मेड बाय यूजिंग दी बर्न्ट ब्रिक्स। और फिर उन बर्न्ट ब्रिक्स को थिक लेयर ऑफ प्लास्टर से कवर कर दिया जाता है। जो मेधी और तोरण है दे बोथ आर डेकोरेटेड विद द वुडन स्कल्पचर्स। जो मेधी होती है अंदर होती है वो, और जो तोरण है उन दोनों को वुडन स्कल्पचर्स से डेकोरेट करते हैं। और डिवोटीज जो हैं दे वॉक अराउंड द प्रदक्षिणा पथ और ओपन एम्बुलेटरी पैसेज वे एज अ टोकन ऑफ वर्शिप। तो हम जैसे आप लोग मंदिर भी जाते हैं, जैसे भगवान की मूर्ति रखी हुई है, फिर आप वो मम्मी को देखा होगा या आप लोगों में से भी कोई चक्कर लगाते हैं, 3-4 चक्कर लगाए, दोनों कितने लगाते हैं, 3-4 चक्कर लगाते हैं, तो वो सर्कम एम्बुलेटरी पाथवे होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। तो वही है ये अपर लेवल वॉकवे जो है। यहाँ से आप डबल स्टेयरवे से चढ़ जाओ, अगर जैसे भीड़ ज़्यादा हो वैसे तो नीचे से भी जा सकते हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा हो तो यहाँ से चढ़ के आप यहाँ से भी पूरा उसको सर्कम एम्बुलेटरी पाथवे से कर सकते हैं। एग्जाम्पल सिंपल है, सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में था, मोस्ट फेमस है अशोकन स्तूप में से। और दूसरा है पिपरावा स्तूप है जो कि यूपी में है, वो ओल्डेस्ट है। तो इन दोनों स्तूपों के नाम याद रखने हैं क्योंकि सांची स्तूप मोस्ट फेमस स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है, और पिपरावा स्तूपा जो है उत्तर प्रदेश में वो ओल्डेस्ट स्तूपा है। ठीक है। तो द लोकेशन ऑफ 9 स्तूपास मैं आपको बता देती हूँ। जो 9 स्तूपा बने थे उनकी लोकेशन क्या थी आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। वो थे राजगृह, लिख लो आप लोग, राजगृह, वैशाली, इसमें जो है वो कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, बुद्धा जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी वो भी इसमें हुई हैं ऐसी जगह पे। तो पहला है राजगृह, दूसरा है वैशाली, देन थर्ड वन इज कपिलावस्तु, देन अलक्कापा, देन रामग्राम, देन वेथापीदा, देन पावा, कुशीनगर जहाँ पे बुद्धा की डेथ हुई थी, एंड पिपालीवाना। सो दीज वर द 9 प्लेसेस जब बुद्धा की डेथ हुई थी, जब इन 9 जगहों पे स्तूपास थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, क्या है, अशोका ने जो पिलर्स बनवाए थे वो किस चीज से इंस्पायर थे? जो अकेमेनियन पिलर्स थे, ईरानियन पिलर्स थे, उनसे वो इंस्पायर थे, लेकिन उनकी कॉपी नहीं करी थी अशोका ने। तो इनके बीच में कुछ डिफरेंस था, तो वो मैं डिफरेंस आपको बता देती हूँ।
ओके, तो आप लोग वो डिफरेंस लिख लो। एक तो कॉम्पोजिशन का डिफरेंस था। कैसे? जो अशोकन पिलर्स थे वो जो शाफ्ट बनती थी, मैंने आपको बताया, एक ही स्टोन से बनती थी। दे वर मोनोलिथिक, दे वर इंस्क्राइब्ड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन, जो कि मेनली थे चूनर सैंडस्टोन से। जबकि जो अकेमेनियन पिलर्स के शाफ्ट थे, they were made up of various pieces of sandstone which are cemented together। तो अलग अलग पीसेस लाते थे, उनको एक साथ जोड़ देते थे, वो उनसे बनते थे। दूसरा लोकेशन में है। जो अशोकन पिलर्स थे, they were independently erected by royal diction, while the Achaemenian pillars they were generally attached to the state buildings। अब जो लोकेशन थी, मतलब अशोकन पिलर्स जो थे वो रॉयल डिक्शन से इंडिपेंडेंटली वो लोग इरेक्ट करते थे उन्हें। लेकिन जो अकेमेनियन पिलर्स थे वो जनरली स्टेट बिल्डिंग्स, जो मेन स्टेट बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे सपोज करो आजकल स्टेट बिल्डिंग्स के अंदर पार्लियामेंट वगैरह आ गया, तो वो स्टेट बिल्डिंग्स से जनरली अटैच रहते थे वो पिलर्स। लेकिन जो ये थे रॉयल पिलर्स थे, अशोकन पिलर्स थे, वो रॉयल डिक्शन से इंडिपेंडेंटली वो लोग इरेक्ट करते थे। ठीक है, अब आती है पॉपुलर आर्ट, यानी कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव में क्या है, रॉयल पैट्रोनेज के अलावा जो केव आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पॉटरी, इन्होंने भी एक्सप्रेशंस लिए ऑफ द आर्ट बाय इंडिविजुअल एफर्ट। अलग अलग लोग जो कॉमन पीपल होते थे वो लोग ये करते थे ये काम, और इन सबको मिला के हम पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है केव आर्किटेक्चर। द पीरियड ऑफ मॉडर्न एम्पायर सॉ द इमर्जेंस ऑफ रॉक कट केव आर्किटेक्चर्स। तो इस पीरियड में जो रॉक कट केव आर्किटेक्चर्स है उसका अपीयरेंस हुआ। रॉक कट केव आर्किटेक्चर का क्या हुआ, इसमें ये केव्स जो हैं दे वर जनरली यूज एज विहारास। उस टाइम पे जो केव्स होती थी दे वर जनरली यूज एज विहारास। विहारास क्या होता है, लिविंग क्वार्टर्स की तरह यूज होते थे बाय द जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जो मॉन्क्स होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स और जैन मॉन्क्स, उनके द्वारा ये रहने की जगह थी, यहाँ पे वो लोग रहा करते थे। जबकि जो अर्ली केव्स थी दे वर यूज बाय द जैन आजीविकास, लेटर दे बिकम पॉपुलर एज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो पहले जो केव्स जैन आजीविकास यूज करते थे, बाद में वही केव्स पॉपुलर हो गई एज द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ठीक है ना, जो मठ होते हैं तो उनके तौर पे वो फेमस हो गई। पहले वो जैन आजीविकास के रहने की जगह थी, बाद में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के रूप में फेमस हो गई। तो these caves they were marked by highly polished finish of interior walls and decorative gateways। तो इनकी जो caves थी वो बहुत ही हाईली, मतलब काम इतना बढ़िया था मौर्यन पीरियड के टाइम में। जो वो बताया मैंने आपको, इन्वर्टेड बेल, इन्वर्टेड लोटस, वो भी बहुत हाईली फिनिश था। और ये जो विहारास थे, मतलब केव्स थी, इनमें भी हाईली पॉलिश्ड फिनिश थी। इनकी इंटीरियर्स अंदर की साइड बहुत ही हाईली पॉलिश थे, और उनके जो गेटवेज थे एंट्री लेने के, जो आपका मेन गेट होता है जैसे, तो वो भी डेकोरेटिव थे, हाईली डेकोरेटिव थे। इसके एग्जाम्पल है बराबर एंड नागार्जुनी केव्स, दोनों ही बिहार में। इनकी फोटोज में आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द बराबर केव एंड दिस इज द नागार्जुनी केव। दे बोथ आर इन बिहार एंड दे आर फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दशरथ। राम जी वाले दशरथ नहीं, अशोका जो थे उनके बेटे का नाम भी दशरथ था। ठीक है, तो अशोका के बेटे थे दशरथ, उनके टाइम में ये दोनों केव्स बनाई गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा स्कल्पचर्स। नाउ द स्कल्पचर्स वर यूज प्राइमरली फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्तूपास। अब स्कल्पचर्स किस लिए यूज होते थे, मेनली स्कल्पचर्स यूज होते थे जिससे जो स्तूपास है उनके गेटवेज हमें डेकोरेट करने हैं, उनका इंटीरियर डेकोरेट करना है, तो उसके लिए स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। तोरण और मेधी जो है उन्हें डेकोरेट करना होता था, तो उसके लिए स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। अब दो जो थे फेमस स्कल्पचर्स थे मौर्यन पीरियड में, यक्ष और यक्षिणी के। तो ही इज यक्ष एंड शी इज यक्षिणी। इन दोनों के स्कल्पचर्स जो थे बहुत फेमस थे बिकॉज दे वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ religious worship. They both were the objects of worship and they were related to 3 religions, Jainism, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। इन तीनों में ही इन दोनों का, यक्ष और यक्षिणी का, रिलीजियस इंपॉर्टेंस था। इसीलिए ये बहुत स्कल्पचर्स में इन्हें बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता था। द अर्लिएस्ट मेंशन ऑफ यक्षिणी कैन बी फाउंड इन शिलापट्टिकरम, और तमिल टेक्स्ट। एक तमिल टेक्स्ट है शिलापट्टिकरम, उसमें अर्लीस्ट मेंशन है यक्षिणी का। सिमिलरली ऑल ऑफ द जैन तीर्थंकर्स वर एसोसिएटेड विद यक्षिणी। और सारे जो जैन तीर्थंकर्स थे, आई थिंक 24 जैन तीर्थंकर्स आर देयर, वो सब भी यक्षिणी से एसोसिएटेड थे। तो यक्ष और यक्षिणी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था स्कल्पचर की फॉर्म में, क्योंकि ये तीनों रिलीजन्स में कॉमन थे, दैट इज जैनिज्म, बुद्धिज्म एज वेल एज हिंदुइज्म। ठीक है, तो ये यक्ष का स्कल्पचर है और ये यक्षिणी का स्कल्पचर है। ये जो यक्षिणी का स्कल्पचर है, ये सांची स्तूप जो है हमारा मध्य प्रदेश, वहाँ के तोरण में है। ये जो मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई है, ये वहाँ के तोरण में है।
देन कम्स द लास्ट पार्ट दैट इज पॉटरी। तो जो पॉटरी थी मौर्यन पीरियड की, उसको मेनली बोला जाता था नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। जैसे हड़प्पन पॉटरी को हम रेड एंड ब्लैक पॉटरी बोलते थे, क्योंकि उसमें पूरा रेड से रहता था बैकग्राउंड और ब्लैक कलर से फिर हाईली ग्लॉस्ड ब्लैक कलर से उनकी पूरी पेंटिंग होती थी पॉटरी पे। वैसे ही जो मौर्यन पीरियड की पॉटरी है उसको नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोलते थे या पेंटेड ग्रे वेयर बोलते थे। तो जो भी मैं आपको पीरियड पढ़ाती जा रही हूँ, जिनका भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ाती जा रही हूँ, तो उनकी पॉटरी आप अलग से पेपर पे लिख लीजिए कि इस पीरियड की पॉटरी को ये बोलते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है पॉटरी में, किसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोल रहे हो, किसको पेंटेड ग्रे वेयर बोल रहे हो, किसको रेड एंड ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोल रहे हो। द वे दे वर कैरेक्टराइज बाय द ब्लैक पेंट एंड हाईली। अब ये क्या है, ऑब्वियसली सिर्फ एक ही कलर आया है इसके नाम में, तो एक ही कलर की बनती थी ये, यानी कि ब्लैक कलर की। So they were characterized by the black paint and they were highly lustrous finish। ठीक है ना, highly lustrous थी, बहुत ही चमकता हुआ था ये जो फिनिश होती थी इनकी, बहुत ही एकदम बढ़िया फिनिशिंग करते थे। एंड दे वर जनरली यूज एज लग्जरी आइटम्स, और ये लग्जरी आइटम्स की तरह यूज होते थे, पुअर लोगों के घरों में नहीं मिलते थे सर, एज अ लग्जरी आइटम्स यूज होते थे। दे हैव ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द हाइएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी। और कई बार ये जो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है मौर्यन पीरियड का, इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिशिंग बहुत अच्छी होती थी और एकदम बिल्कुल रॉयल लुक आता था इनका। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये पूरी ब्लैक होती थी मौर्यन पीरियड की, और जो हड़प्पन आर्किटेक्चर मैंने पढ़ाया था उसमें रेड एंड ब्लैक होती थी, जिसमें बैकग्राउंड वाज ऑफ रेड कलर, जबकि जो ऊपर से आप पेंटिंग या कुछ भी बना रहे हैं तो वो ब्लैक कलर की बनाते थे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में बात की। मैं होप करती हूँ कि आपको पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है आप लोगों को, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF, जैसा कि मैंने आप लोगों को लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें हम पोस्ट मॉडर्न आर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और यूजफुल लगा तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आगे भी आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।